हॉस्पिटल में सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी नूर, मेरी बच्ची। अमान ने बेचैनी से पूछा। देखिए, अचानक से आपकी बच्ची की हालत खराब हो गई है। अब दुआ करें, बस मुझे जल्दी से मेडिसिन लेकर दे दें। सभी परेशान हो गए तो उनकी नूर की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से नूर और बच्ची को क्या हो गया? सभी दुआओं में लग गए थे। अमान तो जल्दी से मेडिसिन लेकर आया और डॉक्टर को दी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर चुके थे लेकिन कोई खबर नहीं आई थी। माला का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो डॉक्टर ने सबको देखा। सभी डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुए। मेरी बच्ची। अमान परेशानी से बोला, मुबारक हो आपको अमान, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। और ये कोई मौजज़ा ही है कि आपकी बच्ची की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये अचानक से वो कैसे ठीक हो गई? ये सुनते तो सबके चेहरों पर खुशी आई थी। एक दफ़ा फिर मुबारक हो आपको, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और चली गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अमान वहाँ ही सजदा सिर हुआ था। थोड़ी देर बाद ऐन कयान भी आ चुके थे। असमीर और अलमीर को भी लाना पड़ा था। उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अलमीर तो अपनी बहन को देखने के लिए तड़प रहा था। नूर को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। नूर को अभी होश आ चुका था। अब बारी बारी सब नूर को और उसकी बच्ची को देख रहे थे। और जो भी उस बच्ची को देखता था माशाल्लाह मुँह से निकलता था, वो तो ही इतनी खूबसूरत कि बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच नूर। मेरी आंखों का नूर, मुझे मेरे दिल का नूर देने के लिए। अमान ने नम आंखों से मुस्कुराते नूर से कहा तो नूर भी मुस्कुरा दी। अमान ने अपनी बाहों में अपनी बेटी को उठाया और कई बार उसे चूमा। अमान का तो दिल ही नहीं भर रहा था। कितनी प्यारी है ना मेरी गुड़िया। असवी ने चहक कर कहा। जानू, मैं इसे उठा लूं? नहीं मेरी जान, ये भी छोटी है ना, गिर जाएगी। नूर ने मुश्किल से उठते हुए कहा। ओके जानू, मैं घर जाकर इससे खेलूंगा। असमी तो चुपचाप बस सबको देख रहा था। उससे भी अपनी नूर चाची से मोहब्बत थी, लेकिन शायदा वो लारेब से अटैच था। प्यारी सी गुड़िया, मेरी बहन। असवी ने भी अपने हाथ लगाते हुए नूर से कहा, मेरा प्यारा बच्चा। नूर ने असवीर के माथे पर बोसा दिया। ऐन और कयान ने भी मुबारकबाद दी। अमान ने नूर की गोद में बच्ची को रखा तो उससे अपने माँ बाप बेहद याद आए थे। अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाते नूर फूट फूट कर रोई थी। बस करें नूर, देखिए हमारी शहजादी परेशान हो रही है। नूर ने हंसते हुए अमान की तरफ देखा। तुम भी ना, अभी वो मुझे देख भी नहीं रही। और फिर नूर ने अपनी बेटी की तरफ देखा जिसकी गहरी काली आंखें उसके हुस्न में चार चांद लगा रही थीं। वो अपनी माँ की तरह ही हसीन थी, लेकिन आंखें अपने बाप पर चली गई थीं। काली गहरी आंखें। अलमीर तो बार बार अपनी चाची की गोद में लेटी बच्ची को छेड़ रहा था। अगले दिन नूर को भी डिस्चार्ज मिल गया था। वो घर आ चुकी थी और एक हफ्ते बाद उनके हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी था। हॉस्पिटल मुकम्मल हो चुका था, बस बच्चों की वजह से लेट हो रहा था। दूसरी तरफ लारेब की भी 2 दिन बाद तबीयत खराब हुई थी। सफ़ीर उसे हॉस्पिटल लेकर आया था और अब सब वहाँ जमा थे। और जो सबसे पहले यहाँ अपने माँ बाप के साथ आया था वो था अजमीर। उसे तो अपनी फूफो से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। सब सफ़ीर को हौसला दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लारेब की डिलीवरी में कुछ मुश्किल थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने आइंदा बच्चा ना होने का कहा था। लेकिन इस वक्त सब लारेब को अपने बच्चे की फिक्र थी, इसलिए वो उस बच्चे को बचाने का कह रही थी। वो आइंदा बच्चा पैदा करेगी या नहीं वो बाद में देखेगी, लेकिन अभी उसे बच्चा चाहिए था। उससे सफ़ीर भी अपनी छोटी दुनिया को मना नहीं कर सका था। इरम और हिबा भी हॉस्पिटल आ गए थे। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई तो उन्हें खुशखबरी सुनाई की बेटी हुई है, जिसे सुनते सबने सफ़ीर को मुबारकबाद दी थी। कुछ देर बाद सब लारिब के पास जमा थे और इसमें तो बेबी कॉट में लेटी बच्ची के पास गया था, जो कि लारिब के बेड के पास ही था। वाह मामा, कितनी प्यारी है। अलमीर लारिब की बच्ची को देखकर बोला, जो सुर्ख सफ़ेद रंगत, मोटी मोटी आंखें, सुर्ख लब, वो कोई गुड़िया ही लग रही थी। अजमीर तो कितनी देर बस उसको देखता रहा था। हाँ, हमारी लारिब जैसी प्यारी है ना? इरम ने उस बच्ची को देखते हुए बोला। इससे पहले कि अलमीर उसको हाथ लगाता, अजमीर ने अलमीर का हाथ पकड़ा था। ये मेरी गुड़िया है, इसे हाथ मत लगाओ। अजमीर की आंखें एक पल को सब्ज हुई थी, यानी उससे गुस्सा आया था। हाँ, तो मेरी भी बहन है ना, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ। अलमीर असवीर को देखते हुए बोला। नहीं, तुम्हारी गुड़िया वो नूर चाची की बेटी है, ये मेरी गुड़िया है। असमीर ज़रा गुस्से से बोला। सब हैरान हो रहे थे कि असमीर पहली दफ़ा बोला है, वो भी अपने भाई से किसी चीज़ की वजह से, वरना जो चीज़ अलमीर को पसंद आती थी
अजमेर उसे उसी वक्त दे देता था। लेकिन अभी सब हैरानगी से देख रहे थे कि वो लारेब की बेटी के लिए उस पर गुस्सा कर रहा था। अलमीर भी तो भाई है, उसे भी देखने दो, एन ने प्यार से कहा। और एन की इज्जत सबने ही बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू कर दी थी कि एन उनके लिए बेहद अहमियत रखती थी और कोई बच्चा एन की बात को टाला नहीं करता था, अजमेर भी नहीं। जब साव्यार था अपनी एन के मामले में बेहद ख्याल रखने वाला, तो उससे अपने बेटों को भी कहा था कि आप लोगों की फूफो हैं और एन की बात टालने में बस मीरम ही अहमियत रखती थी, क्योंकि वो अपनी माँ से पंगे लेती रहती थी। ओके फूफो, लेकिन दूर से देखे, हाथ नहीं लगाना। अश्विनी ने कुछ इस अंदाज से कहा था कि सबने एक दूसरे को देखा था। मेरा शहजादा, ये तुम्हारी गुड़िया है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लारिब ने हंसते हुए माहौल बदला था। वो भी साव्यार के इस बच्चे के साथ अटैच थी, क्योंकि वो भी उससे अपनी फूफियों ही कहता था। साव्यार की बहन होने के नाते वो उसकी फूफो हुई थी। जिस दिन लारिब ब्लैकमेल जाती, ये उसी के साथ खेलता था और लारिब भी खुश होती थी कि जो किसी के साथ नहीं खेलता वो उसके साथ घुल मिल जाता है। अलमीन ने मुंह बनाते अजमेर को देखा। फिर मेरी गुड़िया को हाथ नहीं लगाना, दूर रहना। अलमीर दूर से ही लारेब की मासूम सी गुड़िया को देखते हुए बोला। ये सुनते ही अजमेर की आंखें नीली हुई थीं और लारेब की बच्ची को देखते तो अजमेर की नीली आंखें मज़ीद चमकी थीं। मेरी फेरी, अजमेर के मुंह से निकला था। वो दीवानावार उसे देख रहा था। लारेब को भी डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था। लारेब और सफ़ीर की बेटी का नाम एसल शाह रखा था और नूर और अमान की बेटी का नाम अब्रेश मलिक रखा था। टाइम गुजरता गया। अब वो दिन आ गया था जब हॉस्पिटल का इफ्तिताह होना था। सब लोग अब हॉस्पिटल में जमा थे। सबने हॉस्पिटल का नाम सफ़ीर की बेटी और नूर की बेटी के नाम मिलाकर AMH, मतलब कि असरीश मेडिकल हॉस्पिटल रखा था। सबने बहुत मुश्किल से ये नाम सोचा था और इफ्तिताह करवाने का काम सबने मीरम को कहा था। एन के साथ साथ मीरम भी सबकी जान थी। इससे पहले कि मीरम रिबन कट करती, अमान ने रोका था। नूर, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? नूर ने हैरत से कहा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। आइए नूर, मेरे साथ कमरे में है, आपको किसी से मिलवाना है। नूर ने सबकी तरफ देखा तो सबने हाँ में सर हिलाया तो नूर भी अंदर चली गई और सब भी उसके पीछे पीछे अंदर कमरे में चले गए। नूर आंखें बंद करें। लेकिन क्यों मान? करें तो सही ना। तुम भी ना मान। नूर ने झुंझला कर आंखें बंद की थी। अमान दो बुजुर्ग लोगों को पकड़कर अंदर लेकर आया था और नूर के सामने खड़ा किया था। अब आंखें खोलें। नूर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली थी और बस कई लम्हे नूर बेयकीनी से सामने खड़े दो लोगों को देख रही थी। नूर के माँ बाप जो बुजुर्ग हो चुके थे, अपनी बेटी को सामने देख ताड़े मार मार कर रोने लगे थे। अम्मा, बापू। नूर से तो लफ्ज़ ही नहीं अदा हो रहे थे। ये सुनना था कि नूर के माँ बाप घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते चले गए। नूर भी उनके पास बैठे ताड़े मारती अपने माँ बाप के साथ नीचे बैठती चली गई। कई लम्हे गुजर गए। चलो पहले रिबन काट लें, बाद में मिल लेना। अमान ने नूर को खड़ा किया था, जिसकी नज़रें अपने माँ बाप से हटी नहीं रही थी। 10 सालों बाद वो अपने माँ बाप को देख रही थी। कैसे आंखें भरती, कैसे दिल भरता। रामपाल ने प्यार से नूर के सर पर हाथ रखा। आओ अम्मा बापू, मिलकर रिबन काटेंगे। आपका ख्वाब पूरा हुआ है। अम्मा बापू, इस पर आपका हक है, आप लोगों का। रामपाल और उसकी बेगम ने नम आंखों से अपनी बेटी को देखा था। मसलसल आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब बीच में मीरम का हाथ था और मीरम का हाथ पकड़ा था रामपाल और राधिका ने। नम आंखों समेत अपना ख्वाब पूरा होता देखकर उन्होंने रिबन काटा था कि हर तरफ तालियां गूंजी थीं। लारिब की बेटी के साथ तो बस अजमेर चिपका हुआ था और उसकी सुनहरी आंखों की इतनी चमक थी कि अजमेर तो उन पर फिदा हुए जा रहा था और ना ख़याम को देखने दे रहा था, ना ही अलमीर को। वो दोनों एसिल से दूर ही थे और अब्रश के साथ खेल रहे थे। रिबन कटते ही नूर अपने माँ बाप के गले लगी थी। इफ्तिताह की तकरीब ख़त्म हुई और सब घर वापस चले गए थे। सफ़ीर और लारिब आज रात ब्लैक महल ही रुकने वाले थे, जिससे अजमेर तो बेहद खुश था। अजमेर बिल्कुल अपने बाप की तरह था। एक पल को वो मॉन्स्टर बन जाता था, जिससे अजमेर की आंखें सब्ज हो जाती थीं और एक पल को वो नॉर्मल अजमेर बन जाता था, जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती थीं, जिसमें हल्का हल्का सिल्वर कलर झलकता था। अम्मा, बापू, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना याद किया। मुझे तो आप लोगों से माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला। मुझे माफ़ कर दे।
अम्मा बाबू, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। नूर हिचकियों समेत रोते माफ़ी मांगने लगी। नहीं नहीं बिटिया, उस भगवान का जो हुक्म था वो हो गया। तुम माफ़ी ना मांगो। हमने तुझे उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन अमान ने हमें सारा सच बताया था। हमारी बिटिया इतनी मुश्किल में थी और उस भगवान की कृपा तो तुझे अमान जैसा शोहर मिला है, और हम तो तेरे निकाह में भी आए थे। नूर ने हैरानगी से अमान की तरफ देखा जिससे हाँ में सर हिलाया था। मेरे नूर का इतना हासिन था, कैसे उनके माँ बाप को दूर रखता। फिर मुझसे क्यों नहीं मिले अम्मा? तुम मुसलमान हो चुकी हो, अब अपने धर्म का साया तुझ पर नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसलिए। लेकिन आज अपना और तेरा ख्वाब पूरा होते देखकर रहा नहीं गया, तो अपनी बेटी से मिलने आ गए। अम्मा बाबू, आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बिटिया, लेकिन कुछ नहीं अंकल। नूर आपकी बेटी इतने सालों बाद मिली है, तो आपका हक बनता है उनके साथ रहना। ठीक है बेटा, हमें अपनी बेटी की खुशी अजीज है। उन्होंने अबरीश को लाकर राधिका की गोद में रखा था। आपकी नवासी। राधिका ने अबरीश को गोद में लिया और उसे चूमने लगी। अचानक से अबरीश की कमीज थोड़ी ऊपर हुई थी जिससे उसके पेट पर एक निशान बना हुआ नजर आया था। बेटा, ये कैसा निशान है? राधिका ने नूर से पूछा। पता नहीं अम्मा, जब मैंने देखा था तो अमान ने कहा था कि बर्थ मार्क हो सकता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो कोई नहीं, कुछ बच्चों का होता है। राधिका और अब सब घर वाले बातों में मसरूफ थे। तुम मेरी फेरी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मेरी फेरी ही रहना, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। अजमेर सोई हुई एसल से बातें करने लगा था जबकि अबरीश की कमीज नीचे करते वक्त वो निशान चमका था जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। मुबारक हो खान, आपके घर बेटा हुआ है। दूर पहाड़ों पर खानों की बस्ती में एक गरीब घर में लड़का पैदा हुआ था। मुबारक हो हानी खान। अपनी बेगम के सर पर बोसा देते हुए बोला। आपको भी मुबारक हो खान। वो लड़की शर्माते अपने खान को बोली। जब वो लोग उस बच्चे को कपड़े पहनाने लगे तो खानम ने उस बच्चे के पेट पर निशान देखा था, सेम वैसा ही निशान जैसा अबरीश के पेट पे था। खान, ये निशान कैसा है? वो डरते हुए बोली। पहला पहला बच्चा था, इससे परेशान हो गई थी। हानम, ये पैदाइशी निशान होता है, तुम इसकी फिक्र मत करो। पक्का ना खान? कहीं ये कोई जला हुआ तो नहीं? तो फिर मस्सा तो नहीं होगा ना? नहीं हानम, ये ठीक है। शुक्र है, अब मैं डर ही गई थी। ये कहते कपड़े पहनाने लगी लेकिन उस चमकते हुए निशान पे कपड़ा रख चुकी थी। इधर ये निशान चमका था, उधर अबरीश का निशान भी चमकता था। निशान चमकने की देर थी कि अबरीश रोने लगी थी। नूर तो एकदम अपनी बेटी को रोते देख परेशान हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अबरीश खुद ही चुप कर गई थी जिससे नूर को सुकून मिला था। कल मीरम की बर्थडे पार्टी थी जो कि बड़े पैमाने पर करनी थी। तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रामपाल और राधिका के आने से तो नूर को बहुत हौसला मिला था। अवरीश जो ज़्यादातर नानी के पास ही रहती थी, सब तैयारी कर चुके थे। मीरम के लिए खास ब्लैक कलर का लिबास बनवाया गया था। एन ने मीरम के लिए हीरे का ताज भी बनवाया था जो कि मीरम का गिफ्ट था। मीरम ने अभी तक अपनी माँ मीरम का दिया हुआ लॉकेट पहना था। एन के पास वो मीरम की अमानत थी जो उससे मीरम को पहना दिया था। अगले दिन बर्थडे स्टार्ट हो चुकी थी। दुनिया के नामवर बिजनेसमैन, गैंगस्टर सभी शामिल थे और उनमें से एक बच्चा जो उनके घर के पास से कुछ महीने पहले शिफ्ट हुए थे। मीरम की उस बच्चे के साथ कुछ खास दुश्मनी थी। मीरम की उसके साथ बनती नहीं थी। वो जानबूझकर मीरम को तंग करता था, कभी खयाम को मारता, कभी उसकी चीज़ें तोड़ जाता। एक ही स्कूल में जाते थे मीरम, खयाम और वो। एन की उसकी माँ से अच्छी दोस्ती थी, इससे उन्हें भी दावत दी थी, इसीलिए वो भी शामिल थे। अमान और नूर ने दोनों वाइट मैचिंग की थी। अबरीश को भी वाइट कलर का फ्रॉक पहनाया था जिससे वो काली आंखों वाली बच्ची बेहद खूबसूरत लग रही थी। माला और साव्यार, अजमीर, अलमीर सब ने ब्लैक कलर पहना था जिससे अलमीर और अजमीर दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अलमीर तो शरारतें करता था और इल्ज़ाम अजमीर पर लगा देता था। अजमीर भी चुपचाप अपने भाई की मोहब्बत में डांट खा लेता था। ऐसी ही मोहब्बत थी उसकी अपने भाई से। लारे वो सफ़ेद ने वाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन करके मैचिंग की थी, लेकिन तस्वीर के कहने पर एसिल को फुल ब्लैक पहनाया था क्योंकि वो उसकी थी और उसकी ही हुक्मरानी चलनी थी। एकदम लाइट बंद हुई थी और स्पॉट लाइट सीढ़ियों पर पड़ी थी जहाँ एक तरफ कयान और उसके साथ हाथों में हाथ लिए मीरम अपनी सब सांखें लिए फुल ब्लैक कलर का फ्रॉक पहने और उसके साथ हयाम जो
उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और उसके हाथ में एन का हाथ था, जिससे ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें गजब ढा रही थी। नीचे आती फैमिली को देखकर सबने ही माशाल्लाह कहा था। सभी उन लोगों से मिले थे, सबने मीरम को बर्थडे विश किया था। अभी मीरम केक कट करती कि दरवाजे से अंदर आते लोगों को देखकर साव्यार और एन और अमान खुशी से उनके पास गए थे। अरे अरबाज खान, इतनी देर कर दी आने में। एन ने हफीज से कहा। क्या करूं एन बहन, हानम ने लेट कर दिया। खान ने खानम को देखकर कहा तो खानम ने खोरी से नवाजा। अच्छा हुआ टाइम से आ गए, चलो अब केक कट करते हैं। अंदर दाखिल होते खानम की गोद में जो बच्चा था उसकी आंखें एक पल को ही सुर्ख हुई थीं, ऐसे जैसे चल रही हूँ, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फुल ब्लैक हुई थीं। ये तुम्हारा बेटा है क्या खान? अमान ने उस बच्चे की तरफ देखकर कहा। हाँ, ये मेरा बेटा है, बारहान खान। अरबाज खान के लहजे में खुशी ही खुशी थी। एन, साव्या और अमान कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गाड़ी नजर आई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एन, साव्या, अमान जल्दी से निकले और गाड़ी के अंदर देखा जहाँ पर एक औरत पेट पकड़े तड़प रही थी और अरबाज खान जख्मी था। फिर ये सब जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए थे और अरबाज खान को खून भी साव्यार ने दिया था। फिर उन सब में दोस्ती हो गई थी। अरबाज एक दफ़ा उनके घर भी आया था शुक्रिया अदा करने। तब से ये गहरे दोस्त बन गए थे और आज मीरम की बर्थडे पर इनवाइट किया गया था। चलें अब केक कट करना है, बहुत टाइम हो गया है। एन ने कहा तो दोनों ही चल पड़े। मीरम ने केक कट किया और पहले अपने आन जान को खिलाया था, फिर एन को, हयाम को बारी बारी सबको खिलाया था। जैसे ही नूर अब्रश को लेकर अमान के पास आई थी, जो कि अरबाज के पास ही खड़ा था और अरबाज के हाथों में बारहान खान था। दोनों के निशान चमके थे और अब्रश ने रोना शुरू किया था, जबकि बारहान रिलैक्स था। ओहो, मेरा बच्चा क्या हो गया है? नूर परेशान हुई थी कि उससे एकदम से क्या हो गया है। अमान, शायद पैम्पर चेंज करना है, मैं करके आती हूँ। नूर अब्रिश को लेकर चली गई थी। उधर बारहान खान की आंखें एक पल को लाल हुई थीं। एन ने सबके सामने मीरम को हीरे का ताज पहनाया था, जो कि सबको ही बहुत पसंद आया था। कयान कहीं दूर खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और वो लड़का जानबूझकर, जो हमेशा ही मीरम की आन जान को तंग करता था ताकि मीरम को चिढ़ो, कयान से जानबूझकर टकराते अपनी टांग कयान की टांग से अड़ा चुका था। कयान, जो फ़ोन पर बिजी था, अपना बैलेंस न बरकरार रख सका और एक पल को झुका था। इससे पहले कि वो गिरता, मीरम ने अपने आन जान का हाथ थाम लिया था। मीरम ने गुस्से से लड़के की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराता हुआ मीरम को ही देख रहा था। सॉरी अंकल, गलती होगी। कोई बात नहीं बेटा। कयान ने बड़ेपन का मुजाहरा करते मुस्कुरा कर कहा तो लड़का चला गया। आन जान, आप ठीक है ना? हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। चलो और सबके पास चलते हैं। तो मीरम कयान का हाथ पकड़े चली गई। बर्थडे पार्टी खत्म हुई थी और अब सबने पुरसुकून माहौल में जाकर कुछ दिन रहने का सोचा था, जो कि दुबई था। सबने वहाँ जाने का सोचा था, कुछ दिन वहाँ जाकर अपने आप को रिलैक्स कर सके, और सबने इरादा कर लिया था, एक हफ्ते बाद का सोचा था। अगले दिन बाहर ग्राउंड में मीरम और खयाम खेल रहे थे। आपी, ये गुड़िया मैं ले लूँ? हाँ खयाम, ले लो, मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी ही तो हैं। मीरम कयान और एन के समझाने पर अपनी चीज़ें दे देती थी। मीरम ने समझदारी से कहा तो आयाम ने मीरम के गाल पर रब रखे। आई लव यू आपी। अभी वो कुछ और कहती कि घर के अंदर से वो बच्चा अपनी माँ के साथ दाखिल हुआ था। मामा, मैं इनके पास जाकर खेलूँ? उससे अपनी माँ से कहा, जाओ खेलो। वो बच्चा अपनी माँ को छोड़कर उनके पास अपने आप को तीसमार खान समझ कर आया था, फिर से तंग करेगा। खयाम, मैं भी तुम्हारी गुड़िया के साथ खेलूंगा। उससे गुड़िया को देखते हुए कहा। नहीं, ये मेरी आपी ने मुझे दी है। आयाम ने वो गुड़िया अपने पीछे करते हुए कहा। मीरम उसे गुस्से से बस चुपचाप देख रही थी और फिर उठकर अंदर गई। उसे तो पहले ही उस पर बेहद गुस्सा था। जब बाहर आई तो उसके हाथ में आज नकली वाला नहीं, अस्सी वाला चाकू था, जो अपनी माँ से छुपाकर वो बाहर ले आई थी। मुझे भी दो। उस बच्चे ने हयाम को धक्का देकर नीचे गिराया था और गुड़िया उससे चीनी थी, और ये देखना ही था कि मीरम ने गुस्से में आते उस बच्चे को धक्का दिया था। चाकू उसके चेहरे पर मारा था, जो उस बच्चे के माथे पर गहरा कट लगा चुका था। वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा था और खून उसके माथे से निकलने लगा था। मीरम उसके पास गई और उसके पास नीचे जाकर बैठी। आइंदा मेरे आन जान, मेरे भाई और मेरी चीज़ों से दूर रहना। मुझे नहीं पसंद मेरी चीज़ों को हाथ भी लगाए। उस टाइम मीरम 8 साल की नहीं बल्कि अपनी माँ जैसी लग रही थी, बिल्कुल अपनी माँ का अक्स। मीरम ने उसके माथे पर हाथ रखा और दबाया कि वो लड़का चीख पड़ा था और मीरम के हाथों पर खून लगा था।
बच्चे की चीखें सुनकर एहन और कयान उसकी माँ भी बाहर आ गई थी। ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? वो माँ अपने बच्चे के पास आई थी। ये हून, मीरम तुम ठीक तो हो ना? कयान परेशानी से बोला, कुछ नहीं बाबा, कब से कुत्ता पीछे लगा था, उस कुत्ते को सबक सिखाया, आइंदा कभी वो रास्ते में नहीं आएगा। मीरम ने उस बच्चे को देखते हुए कहा और अंदर चली गई। कयान ने गुस्से से एहन को देखा, जैसे कि कह रहा हो, देख रही हो कितनी खतरनाक हो गई है अभी से। ये तुम लोग अपनी बेटी को संभालो। मेरे बेटे को देखो कितना जख्मी कर दिया है। मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। वो औरत गुस्से से एन को बातें सुनाने लगी थी। एन ने मुश्किल से बात को संभाला था, क्योंकि मीरम ने इस दफा वाकई में कुछ ज़्यादा ही उसको जख्मी कर दिया था और एन ने सॉरी वगैरह करके बात खत्म की थी। वो औरत अपने बेटे को लेकर चली गई, जबकि मीरम वॉशरूम में जाती अपने हाथ धोने लगी थी। चलो, एक रास्ते में आने वाला कुत्ता तो क्या। मीरम मुस्कुराते हुए अपने हाथ धोने लगी, ऐसे जैसे जो उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। बेटा, ये आपने अच्छा नहीं किया। ऐसे नहीं किसी को मारते। कयान मीरम को प्यार से समझाने लगा। लेकिन आन जान, वो मेरा दुश्मन था और मामा ने हमेशा दुश्मनों को मारने का बोला है। अपने आन जान के सामने मीरम मासूम बिल्ली बन गई थी। लेकिन बेटा, ये गंदी बात है। आन बस भी करे ना। अच्छा है ना, मेरी बेटी मजबूत बन रही है, किसी से ना डरने वाली। जबकि मीरम जाकर अब एन के साथ चिपक गई थी और कयान बस घूर कर ही देख रहा था। वो दिन भी आ गया था जब सब दुबई जाने के लिए तैयार थे और अपना अपना सामान पकड़े एयरपोर्ट पर खड़े थे। थोड़ी देर पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो सभी जहाज में बैठ गए थे। सब बच्चे भी बेहद खुश थे। फिर वो दुबई पहुंच गए थे। सब ने अलग अलग कमरे लिए थे। रात को पहुंचे तो इसलिए आते ही वो सब सो गए थे। अगली सुबह सबने नाश्ता किया और चेंज वगैरह करके सब दुबई का समंदर देखने चले गए। सब फैमिली से अपनी अपनी फैमिली का हाथ पकड़ा हुआ था और अलग अलग जगहों पर अपनी फैमिलीज के साथ थे। अगर हम बात करें ऐन और कयान की, तो ऐन अपने बेटे हयाम को लेकर मिट्टी पर बैठी कुछ बना रही थी कि अचानक ऐन की नज़र सामने पड़ी, जहां उसकी शहजादी अपने बाप की पीठ पर चढ़ी थी और कयान उससे लेकर इधर उधर हंसी खुशी भाग रहा था। डेरा की दीवानी गुड़िया और मामा की शहजादी। ऐन भी हयाम को लेकर उठकर कयान लोगों के पास चली गई। ऐन ने मीरम का माथा चूमा तो मीरम भी ऐन के सीने से लग गई। ऐन ने हयाम को नीचे उतारा, जाओ खेलो तुम दोनों। तो मीरम और हयाम भी एक जगह खेलने लगे थे। ऐन ने मुस्कुराकर अपना सर कयान के कंधे पर रखा तो कयान भी मुस्कुरा दिया। अब आते हैं नूर और अमान की तरफ। नूर तो अपनी बेटी अब्रश को लेकर समंदर के किनारे खड़ी थी। थैंक यू अमान, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए, मेरे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए। ये आपका हक है बीवी जान। अमान तो आप पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे। ये तो कुछ भी नहीं। अमान ने अब्रिश को अपनी गोद में लेते नूर का माथा चूमा था और दोनों ही लहरों को खुशी से देखने लगे। माला और साव्यार माला और साव्यार तो दोनों एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे और अब मीरम, हयाम, अलमीर आपस में खेल रहे थे और अजमेर तो अपनी गोद में एसल को लेकर बैठा था, दीवानावार उससे देख रहा था। एसल टुकर टुकर अपने इस आने वाले मोन्स्टर को देख रही थी। लारेब और सफ़ीर एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच एंजल, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए। लारेब ने सफ़ीर के कंधे पर सर रखा था। मेरी छोटी दुनिया, तुम तो मेरी दुनिया हो। मेरी सांसें हैं और तुम्हारे बगैर ये एंजल मर जाएगा। लारेब ने सफ़ीर के गाल पर अपने लब रखे और शर्मा कर उसके सीने में ही छुप गई थी। दूर कहीं एक बेंच पर एक बच्चा बैठा था, जिससे कपड़े फटे हुए थे और उसके इर्द गिर्द 4-5 लड़के उसे की उम्र के उससे तंग कर रहे थे और वो बच्चा रो रहा था और उन लड़कों से डर रहा था। मीरम, वो देखो, कोई किसी बच्चे को तंग कर रहा है। अलमीर मीरम को देखते बोला, चलो जाकर उन्हें सबक सिखाते हैं, उस बच्चे को बचाते हैं। अब हयाम, अलमीर और मीरम उस तरफ चल पड़े थे। वहां खड़े लड़के उस मासूम बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे। एक ने तो वहां से पत्थर उठाकर उस बच्चे को मारा भी था, जो भी उसके कंधे पर लगा था, और वो बच्चा मजीद रोया था। मीरम का ये देखना था कि उसे गुस्सा आया था। उससे अलमीर और हयाम को इशारा किया था तो तीनों ने वहां से पत्थर उठाकर उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। वो लड़के अचानक अपने ऊपर हमला होता देख भागना शुरू कर चुके थे। मीरम उनको भागता हुआ देख उस लड़के के पास गई तो वो लड़का और डर गया। डरो नहीं, तुम बताओ कौन है ये, तुम्हें क्यों मार रहे थे। मीरम उससे पूछने लगी
वो लड़का कोई 10 साल का लगता था, लेकिन सूरज से इतना मासूम था और उसकी ब्राउन आँखें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वो उस फटे पुराने कपड़ों में भी एक खूबसूरत बच्चा लग रहा था। ये मेरे साथ काम करते हैं तो ऐसे ही मुझे रोज़ तंग करते हैं और मारते भी हैं। और तुम उन्हें कुछ नहीं कहते? मीरम को गुस्सा आया था। नहीं, मैं मासूम हूँ ना, इसीलिए। वो मासूमियत से कहने लगा। और शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे बचाया। वो लड़का मुस्कुरा दिया था। शुक्रिया ना बोलो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मीरम ने मुस्कुराते देखा। जहाँ उसके गाल पर डिम्पल पड़ा था, मीरम तो उसका गाल पर पड़ा डिम्पल देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मीरम ने पूछा। नाम मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ ना, सब मुझे छोटू कहते हैं। छोटू? मीरम बड़बड़ाई थी। तुम दोस्त बनोगे मेरे? हाँ, तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। वो लड़का भी मुस्कुराया था। अगर तुम मेरे दोस्त बने तो कभी किसी और को दोस्त नहीं बनाना, ना ही मैं तुम्हें किसी और का दोस्त बनने दूंगी। मीरम उससे पहले कि वो लड़का उसकी बात सुनकर हाथ पीछे करता, उससे उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर जोर से दबाया था। ओके, तुम ही मेरी दोस्त रहोगी। अब मीरम ने हाथ मिलाते उस लड़के के बाजू पर एक निशान देखा था, जो कि कोई टैटू बना हुआ था। ये निशान कैसा है? मीरम ने पूछा। ये जहाँ मैं काम करता हूँ ना, सब बच्चों के हाथ में है। मीरम गौर से देखने लगी, जहाँ एक गोल दायरा बना था और उसके बीच में बड़ा सा बी लिखा था। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, वरना साहब मुझे मारेगा। मैं वापस तुमसे मिलने आऊंगी, मीर। वो लड़का उठकर जाने लगा कि उससे अपने पीछे से उसकी आवाज़ से पुकार सुनाई दी थी। मैंने तुम्हारा नाम मीर रखा है। प्यारा नाम है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। वो लड़का भागता हुआ चला गया। मीरम ने उसे दूर तक देखा था और फिर पलटकर अपने माँ बाप के पास चली गई थी। सबने एक साथ खड़े होकर सेल्फी बनाई थी और होशी होशी इस कहानी का इख्तिताम हुआ था। हमारा एविल लेडी नॉवेल का यही इख्तिताम हो चुका है।